हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो निकाला गया है, आज हम उसका 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। वो एग्ज़ाम डेट जो है 18 और 21 को होने वाला है, जनवरी में होने वाला है और 2 दिन में होने वाला है। पिछली बार जब भी एग्ज़ाम होता था तो एक ही दिन में 2 शिफ्ट में होता था, लेकिन इस बार 2 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है और पहला जो है 18 जनवरी को, दूसरा 21 जनवरी को होने वाला है। और 18 जनवरी को 2 शिफ्ट में होगा और 21 जनवरी को भी 2 शिफ्ट में होगा। इसलिए होगा क्योंकि इस बार फॉर्म जो है करीब-करीब 10 लाख के करीब फॉर्म अप्लाई होने की संभावना है। 26 तारीख तक डेट है और आज 24 तारीख है, तो 2 दिन और है। तो इसलिए इस बार 2 बार एग्ज़ाम होगा 2 दिन में, 2-2 शिफ्ट में। तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और इस तरह सोए रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो हम लोग चलते हैं 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन से, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो इसका आंसर जो होगा बी जिब्राल्टर जल संधि होगा। तो इसके बारे में जानते हैं जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप में जो एक देश है स्पेन और अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, तो इन्हीं देशों के बीच से ये जो जल संधि है तो गुजरती है। तो ये जो है यूरोप को अफ्रीका से क्या करती है, अलग करती है। इसमें जो पूछेगा सवाल पूछ सकता है कि यूरोप में कौन सा देश है और अफ्रीका में कौन सा देश है। तो यूरोप में स्पेन है और अफ्रीका में मोरक्को देश है। इसी के बीच से ये जिब्राल्टर जल संधि गुजरती है और यही जो है यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। अब हम लोग बेरिंग जल संधि के बारे में जानते हैं। तो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि, ये जो है बेरिंग जल संधि ये क्या करती है कि अमेरिका में और रूस को अलग करती है। अमेरिका और रूस को क्या करती है, बेरिंग जल संधि अलग करती है। जबकि चूकी सागर, पूर्वी चूकी सागर जो है और बेरिंग सागर को जोड़ती है। ये जो है बेरिंग जल संधि है और बेरिंग एक सागर है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा क्योंकि बेरिंग जल संधि है और बेरिंग एक सागर भी है। तो बेरिंग जल संधि जो है अमेरिका को और रूस को अलग करती है और वहीं पर क्या करती है कि पूर्वी चूकी सागर और बेरिंग सागर को ये जोड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए के बारे में जानते हैं आप, बाब अल मंडेब जल संधि के बारे में। तो बाब अल मंडेब जो जल संधि है ये अफ्रीका में एक देश है, उस देश का नाम है जिबूती, याद रखिएगा जिबूती। और पश्चिम एशिया में एक देश है यमन। तो ये क्या करता है, यमन को जिबूती यानी कि जिबूती और यमन को अलग करती है। ये अफ्रीका का एक देश है जिबूती और एशिया, पश्चिम एशिया का एक देश है यमन, उनको क्या करती है ये अलग करती है। लेकिन यहीं पर लाल सागर जिसको रेड सी बोला जाता है, तो लाल सागर को हिंद महासागर से ये जो है बाब अल मंडेब जोड़ती है। अब हम लोग चलते हैं टॉरस जल संधि के बारे में। तो टॉरस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया जो है उसको और न्यू गिनी द्वीप को अलग करता है टॉरस जल संधि। लेकिन यहीं पर एक और काम करता है कि कोरल सागर और अराफुरा सागर को जोड़ता है। एक तरफ तो ये अलग करता है और एक तरफ जोड़ता है। तो जोड़ता किसको है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को क्या करता है, अलग करता है। और जोड़ता किसको है, कोरल सागर और अराफुरा सागर को क्या करता है, जोड़ता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानते हैं। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर दिन के 12 बजे हैं यानी मध्याह्न 12 हुए हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, ठीक है। बी क्यों होगा ये जानते हैं। जैसे मध्याह्न जो है, भारतीय मध्याह्न जो है वहां पर 12 बजे है, तो भारतीय मानक यामोत्तर क्या है, कितना होता है, तो 82.5 डिग्री होता है। अब 82.5 डिग्री में आप जो है क्या कीजिए, 120 में से 82.5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 120 में से आप 82.5 डिग्री आप घटाइएगा तो क्या होगा, आपको आएगा 37.5 डिग्री आएगा, 37.5 डिग्री आएगा। तो 37.5 डिग्री जब आ गया तो 37.5 डिग्री अब आ गया तो इसको जो है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो आप क्या कीजिए, 37.5 डिग्री में 4 से गुना कीजिए तो आपका आएगा 150 मिनट। जब आपको 150 मिनट आ गया तो मिनट को आप घंटे में चेंज कीजिएगा तो 60 मिनट का कितना होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 150 मिनट है तो 60 दूना 120 और बचा 30 यानी कि 2.5 घंटा। 2.5 घंटा आपका समय निकल गया। और भारत में क्या है, दिन के 12 बज रहे हैं तो 12 से आप 2.5 घंटा जोड़िए कितना होगा, तो 12 के बाद 13 होगा, 14 होगा और आधा मिनट यानी कि 32 मिनट, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा यानी कि 14 बजकर 30 मिनट। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसका आंसर जो बी 14 बजकर 30 मिनट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये होगा। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पर। भारत के किस राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देशों से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से मिलती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो दोबारा पढ़िए और ऑप्शन को मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा आपका सी होगा, सी, ठीक है। तो सी क्यों होगा, तो सी इसलिए होगा क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, एक तरफ से नेपाल से, ठीक है, दूसरी तरफ भूटान से
और तीसरी तरफ आपको क्या बोलते हैं, आपको बांग्लादेश से मिलती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें जो है हम लोग सिक्किम सिक्किम जो है ऑप्शन डी के बारे में जानते हैं। सिक्किम जो है चीन के साथ चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान, तीन देशों के साथ सिक्किम की सीमा लगती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी है। कृष्णा को जो है प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है कृष्णा नदी की। और ये जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है। और इसकी जो सहायक जो है नदियों में है, जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा तुंगभद्रा हो गई, उसके बाद से कोयना है, घाट प्रभा है, मालप्रभा है, मूसी है, भीमा आदि इसकी क्या है, सहायक नदी है। ये पूछ रहा है तुंगभद्रा डैश की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और कृष्णा जो है दक्षिण भारत की सेकंड लार्जेस्ट लंबी नदी है, सेकंड जो है लार्जेस्ट लंबी नदी है। ये 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कृष्णा की जो सहायक नदी है, और जिसमें से एक हो गई तुंगभद्रा हो गई, एक कोयना हो गई, एक घाट प्रभा हो गई, एक माल प्रभा हो गई, एक मूसी हो गई और एक भीमा हो गई। और कृष्णा के जो अपवाह क्षेत्र के बारे में जानते हैं। कृष्णा का अपवाह क्षेत्र जो है महाराष्ट्र है, कर्नाटक और तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा का अपवाह क्षेत्र है। कृष्णा नदी का जल विवाद भी है, जल विवाद के भी बारे में हम जानते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में जल विवाद है। किसके किसके बीच में है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कृष्णा का जल विभाजन को लेकर विवाद है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल। निम्नलिखित निम्नलिखित मतलब कौन सा झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? तो विवर्तनिक झील का जो उदाहरण है वो कौन सा है? सी है, बुलर है। ठीक है, बुलर झील क्यों है? विवर्तनिक झीलों का निर्माण जो है धरातल को ऊपर उठने अथवा धंसने से होता है। विवर्तनिक झील का जो निर्माण है धरातल के ऊपर उठने या धंसने से होता है। ठीक है, और ये जो बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और इसे जो है 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था। किसको? बुलर झील को 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में। ये जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है, मतलब सबसे बड़ी झील है। बुलर झील जो है झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। ये जो है बुलर झील किस नदी पर है? झेलम नदी पर, झेलम नदी पर है। झेलम नदी है कहाँ? कश्मीर में। और ये गोखुर झील का उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में अगले सवाल से पहले हम लोग ये जानते हैं कि सांभर जो है, सांभर झील जो है राजस्थान में होता है। राजस्थान में आपको सांभर झील पड़ता है। और ये नमकीन है, बहुत ज़्यादा नमकीन है ये। ठीक है, कोलोरी झील जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और आपका आगे चलते हैं, अगला सवाल। लिसा प्राप्त होता है, लिसा जो है प्राप्त होता है किससे? तो इसका आंसर होगा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, लिसा लिसा से क्या बनाया जाता है? बिरोंजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है लिसा, और लिसा से बिरोंजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है। इसका उपयोग जो साबुन में, पेंट बनाने और कागज उद्योग में किया जाता है। ये जो है लिसा जो प्राप्त होता है, इसके पेड़ जो चीड़ है, चीड़ का पेड़, ये 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर हिमालयी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ये 1500 से 1750 मीटर ऊंचाई पर चीड़ का जो वृक्ष है, ये हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये उत्तराखंड में स्वरोजगार, ये जो उत्तराखंड में क्या होता है, स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चीड़ से प्राप्त लिसा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उत्तराखंड में इसे ग्रामीण स्वराज के लिए जाना जाता है, वहां पर से लिसा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कथा जो है खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। कथा जो है खैर वृक्ष से कथा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तेंदु से क्या होता है? बीड़ी, तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। इसमें तेंदु नहीं जाते, उसके बारे में जानते हैं। तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। देवदार के वृक्ष से बहुत सारे काम किए जाते हैं, काम लिए जाते हैं। उसके साथ ही इसके से आप माचिस का जो तिल्ली बनता है, माचिस का तिल्ली, जो माचिस हम लोग जाते हैं, उसका तिल्ली भी देवदार के वृक्ष से बनता है। और भी बहुत सारी चीजें बनती है। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का। ये जो है श्वेत क्रांति जो है, इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये श्वेत क्रांति 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। यानी कि ये जो श्वेत क्रांति जो दूध से संबंधित है 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चालू किया गया। तो ये जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति यानी कि फ्लड ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं मत्स्य पालन के बारे में, मछली पालन। तो भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु नीली क्रांति नामक विशेष योजना चलाई गई। ठीक है, मछली के उत्पादन के लिए नीली क्रांति नामक विशेष कार्यक्रम चलाया गया और ये खासकर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में सफल रहा खासकर। अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। 8वें नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? तो जल धारण करने की क्षमता सबसे कम जिसमें होती है वो बलुई मिट्टी है। ऑप्शन ए बलुई। बलुई दोमट मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इस मृदे का में रवे का आकार बड़ा और भारी होता है। इस मृदे में क्या होता है कि रवा का जो आकार होता है बड़ा और भारी होता है, जिसके कारण इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। बलुई दोमट मृदा जो है जलोढ़ मृदा का ये प्रकार है, इसमें बालू का अंश अधिक होता है। ठीक है, और ये जो है मूंगफली की खेती के लिए, ये जो मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अब हम लोग चलते हैं चिकनी जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानते हैं। चिकनी जलोढ़ मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके कारण जो है कण बहुत छोटे और कसकर भरे होते हैं जो पानी को अंदर जाने से रोकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, विलियम गॉन्ड। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के विलियम गॉन्ड ने 1968 में किया था। ये जो है भाई साहब 1968 में सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और इसमें ऑप्शन सी के बारे में जानते हैं। ऑप्शन सी में जो वैश्विक स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और इनको 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है, विश्व शांति पुरस्कार का नोबेल भी इनको मिला है। अब लोग हम जानते हैं इनके बारे में, ऑप्शन नंबर डी के बारे में। ऑप्शन डी जो है ये भारत में ऑप्शन डी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्गीज कुरियन के बारे में। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और जो ऑप्शन ए के बारे में हम जानते हैं, एडवर्ड सुयस ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड सुयस ने किया था। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ ज्वालामुखी है और एक तरफ देश है, मतलब कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन ए देखिए, मैना लोआ कनाडा में है क्या? मेरापी इंडोनेशिया, माउंट पोपा थाईलैंड, कोलिमा अमेरिका। तो इसका जो इसमें सही जो होगा आपका माउंट मेरापी होगा। जो है माउंट मेरापी, ऑप्शन बी सही होगा। यही इंडोनेशिया में है, बाकी सब आपका ये गलत है। ठीक है, कोलिमा ज्वालामुखी जो है इसके बारे में जानते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये मेक्सिको में है। ये जो है कोलिमा कोलिमा मेक्सिको में है। ठीक है, मैना लोआ जो है ये है हवाई द्वीप में है। ये जो मैना लोआ है हवाई द्वीप में है और माउंट मेरापी आपको इंडोनेशिया में, ये तो सही है। और माउंट पोपा ये जो है म्यांमार में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डोनबास क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास क्षेत्र जो है आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है और ये जो क्षेत्र है यूक्रेन का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ये जो डोनबास क्षेत्र है यूक्रेन का एक प्रमुख प्रौद्योगिक क्षेत्र है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के बारे में जानते हैं। कोयला जो है औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। यह कार्बोनिफेरस युग का परतदार चट्टानों में पाया जाता है। कोयला कार्बोनिफेरस युग की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में कोयला के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के बारे में हम लोग जानते हैं। चीन में जो है सांची, मंचूरिया, साटुंग और बीजिंग, इतने इलाके हैं चीन के जहाँ पर कोयला पाया जाता है। अमेरिका अप्लेशियन क्षेत्र मिसौरी, ओक्लाहोमा में पाया जाता है। यूक्रेन में डोनबास, यही जो डोनबास पूछा था ये यूक्रेन में पड़ता है और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन में सिर्फ एक डोनबास है। रूस में है मॉस्को टूला क्षेत्र, कुजबास क्षेत्र, सलाकिन और कुजनेट्सा है रूस में। जर्मनी में है रूर घाटी, जर्मनी का रूर घाटी और सार क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन में जो है नटिंगम है, यॉर्कशायर है, डर्बीशायर है, लंकाशायर है। तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है।
अब हम लोग अगला सवाल पर देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित घास के मैदानों में निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि ठंडी वाला, शीत यानी कि ठंडा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपका है 12 का डी, पंपास है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो है पंपास घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें जो अर्जेंटीना देश है, ब्राजील है और उरुग्वे, वहाँ पर ये जो पंपास का खास क्षेत्र पाया जाता है। ये अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसे गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहते हैं। अब चलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में हम लोग जानते हैं, और भी दुनिया में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं घास के मैदान, उसके बारे में जानते हैं। पंपास उरुग्वे में पाया जाता है। पंपास उरुग्वे में पाया जाता है, अर्जेंटीना में और ब्राजील में। प्रियरी उत्तर अमेरिका में, ठीक है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में, पुस्ताज हंगरी में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कैटरबरी न्यूजीलैंड पाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर सवाल आएगा, ये तो शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। अब हम उष्ण कटिबंधीय के बारे में जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनके बारे में जानते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है उसमें जो है एक है आपका सवाना है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और ये पाया जाता है अफ्रीका में। उसके बाद से कंपोस है, ये भी है उष्ण कटिबंधीय है, ये पाया जाता है ब्राजील में। उसके बाद लानूस है, लानूस जो है ये भी उष्ण कटिबंधीय, ये है वेनेजुएला में पाया जाता है, जुएला में, ठीक है। और कंपोस्ट पाया जाता है आपका ब्राजील में, ब्राजील ब्राजील में पाया जाता है। सवाना पाया जाता है अफ्रीका में, अफ्रीका में, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। भारत में फाइकस रिजिओला पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? भारत में फाइकस रिजिओला पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं, इसमें और भी है। नीम को जो है, नीम को आपको हम एजारटिका इंडिका के नाम से जाना जाता है। नीम को, साल को सोरिया रोबस्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। खजूर को हम लोग फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा के नाम से जानते हैं, और देवदार जो पेड़ है उसको हम लोग सिट्रस डिओडेरा के नाम से जाना जाता है। तो अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, गलत विकल्प का चयन करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, गलत विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो गलत होगा वो होगा आपका 14 का ए नंबर जो है गलत होगा, क्योंकि पहला तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो होती है कोशिकाओं में। ये तो प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि पुराना, और यूकैरियोटिक मतलब नया। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ रहा है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली आबाद कोशिका अंग उपस्थित है, ये कह रहा है, लेकिन उसमें ये जो है नहीं होता है झिल्ली आबद्ध, इसलिए ऑप्शन गलत पूछ रहा है, गलत विकल्प पर पूछ रहा है, तो ऑप्शन ये होगा। इसमें नाभिकीय क्षेत्र जिसे न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है, ये होता है, तो ये होता है। आकार में बहुत छोटा ये भी होता है। इसमें एकल गुणसूत्र होता है, ये भी होता है। इसमें समसूत्री जो विभाजन जो होता है नहीं होता है। ये 70 एस प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इसमें रिक्तिका जिसको वैक्यूल्स कहा जाता है, ये अनुपस्थित होता है। केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, आकार में बहुत छोटा है, ठीक है। नाभिकीय क्षेत्र है जैसे न्यूक्लियोटाइड के नाम से होता है, ये भी ठीक है। इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका अंगक जैसे गल्जी तंत्र, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है सही है, और गलत विकल्प बोला है, तो गलत विकल्प में आपका ए नंबर सही ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, क्योंकि गलत बोल रहा है। अगर सही बोलता तो बाकी होता है, क्योंकि बाकी सही यहाँ पर निम्न सभी निम्न बी सी डी अगर दिया होता ऑप्शन में तो ये तीनों को मारा जाता, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है इस तरह से बनाया गया है, तो गलत विकल्प के रूप में आपका ये आंसर सही है, क्योंकि इसमें झिल्ली आबाद उसका अंगक उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पर उपस्थित है बोलना। तो हम लोग अब चलते हैं अगले सवाल पर। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? इसका आंसर जो होगा सी होगा, प्रोटोजोआ। बाकी सब थे 5 वर्गों में बांटा था व्हिटकर महोदय ने। उसमें कवक था, प्रोटिस्टा था, एनामिलिया है, पादप है और मुनैरा है। इसमें नहीं है तो आपका प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है। और ये जो 1969 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। आगे चलते हैं। निम्न निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर को जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव
रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, लीवर को। लीवर को लीवर जो है यकृत शरीर में कई महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें रसायनों को शुद्ध करना, दवाओं का चयापचय करना, पित्त रस का स्राव करना लीवर में ही होता है। वसा तथा विटामिन का अवशोषण करना भी ये सब लीवर में होता है। इसको रासायनिक कारखाने बोला जाता है। रासायनिक कारखाना लीवर को बोला जाता है। इसमें जो है 500 से अधिक रासायनिक कार्य होते हैं, इसलिए लीवर को जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी प्रक्रियाओं से को प्रेरित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, सेरेब्रम। ये सेरिबेलम नहीं होगा, आपको हाइपोथैलेमस नहीं होगा, थैलेमस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम लोग आगे चलते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम जो है सोचने, इसका जो कार्य है सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त, सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को सेरेब्रम क्या करता है, नियंत्रित करता है। सेरेब्रम को परम मस्तिष्क भी बोला जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और बाहरी भाग होता है। सबसे बड़ा और बाहरी भाग सेरेब्रम होता है, ये होता है। अब चलते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, हम जानते हैं इसके बारे में। हाइपोथैलेमस के बारे में इसका क्या कार्य है? तो ये शरीर के टेम्परेचर को, भूख को, प्यास, नींद जैसी बुनियादी कार्यों का नियंत्रण करता है। जैसे आपको भूख लगना, प्यास लगना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ना या घट जाना, ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अब हम लोग चलते हैं सेरिबेलम के बारे में। इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम जो है शरीर की स्थिति, संतुलन बनाए रखने, ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशी जो भी है इसकी गति को नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। अब चलते हैं थैलेमस के बारे में जानते हैं। थैलेमस जो है इसके बारे में, थैलेमस जो है संवेदी जानकारी को मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जो है संवेदी जो भी जानकारी है, सेंसिटिव जो भी जानकारी होती है, उनको जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक ये थैलेमस पहुंचाता है। और इसमें एक और है जो ऑप्शन नहीं है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में जानते हैं। ये जो है हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन, हार्ट ब्रेक, रक्तचाप, श्वास गति की दर को नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो इसमें नहीं दिया है उसको मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है कुकुर बिटेसी कुल का नहीं है? कौन सा पौधा जो है कुकुर बिटेसी कुल का नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, लहसुन। लहसुन नहीं होगा, क्योंकि लहसुन जो है लिलिएसी कुल का है। लहसुन जो है लिलिएसी कुल का पौधा है, ये कुकुर बिटेसी कुल का नहीं है। ठीक है, इसलिए लहसुन ऑप्शन सी होगा, ये लिलिएसी कुल का है। और आपको आगे हम लोग देखते हैं। खीरा जो है कुकुरबिटेसी कुल का है। खीरा कुकुरबिटेसी कुल का है। आपका लौकी भी कुकुरबिटेसी कुल का है। आपका तरबूज भी कुकुरबिटेसी कुल का है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और भी कुल है उसके बारे में जानते हैं। सोलोनेसी जो इसमें नहीं दिया है, एक लिलिएसी होता है जिसमें लहसुन होता है, लहसुन और प्याज होता है। लहसुन प्याज लिलिएसी में होता है। तरबूज, लौकी, खीरा कुकुरबिटेसी में हो गया। सोलोनेसी कुल एक होता है, उसमें आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च होता है। सोलोनेसी कुल में आलू होता है, बैगन होता है, टमाटर और मिर्च होता है। क्रूसीफेरी एक पूछेगा सवाल, क्रूसीफेरी के अंतर्गत कौन कौन से आपको पौधे आते हैं? तो उसमें आते हैं क्रूसीफेरी में मूली हो गया, सलजम हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्रूसीफेरी में आता है। ठीक है, एक होता है ग्रेमिनेसी। तो ग्रेमिनेसी में आपको आता है, आपको चावल आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, गन्ना हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार जो है ग्रेमिनेसी कुल में आता है। एक होता है रूटेसी, तो रूटेसी में आ जाएगा आपको नींबू होगा, संतरा होगा, बेल हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा आपको रूटेसी कुल में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित इसमें सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अवस्था दिया है, सूची 2 अवस्था ये भी दिया है। अब गैस से ठोस, गैस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से गैस। तो इसका जो होगा आपका ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन जो है आपका सी होगा। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि गैस से ठोस, गैस से ठोस, ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण यानी कि रिवर्स कर दिया जाता है। और आपका बी का थ्री, बी का थ्री गैस से द्रव। ठीक है, गैस है और उसको द्रव में बदलना है, तो आप जो है गैस को संघनित कीजिएगा कंडेंसेशन प्रक्रिया के द्वारा, उसको द्रव में बदल सकते हैं। उसके बाद सी है, सी का टू, यानी कि द्रव से गैस बदलना है। तो जैसे पानी है, पानी को आप गर्म कीजिएगा तो गैस में बदलेगा, तो क्या हुआ वाष्पीकरण हो गया। और उसके बाद ठोस से गैस, ठोस से गैस में बदलना है तो ऊर्ध्वपातन हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे वो क्या बोलते हैं, वो होता है जिसको जलाता है, कपूर। कपूर जो होता है, क्या होता है, कपूर ठोस होता है। ठीक है, और उसको जलाइएगा तो सीधे गैस में बदलता है, तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ठोस से गैस बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यानी कि गैस से ठोस में अगर बदलना है, गैस है कोई वस्तु, उसको ठोस में बदलना है, तो ऊर्ध्वपातन, उत्क्रमण यानी उसको कीजिएगा तो गैस ठोस में बदल जाएगा। गैस से द्रव में बदलना है, कोई वस्तु गैस में है,
गैस से उसको द्रव में बदलना है, तो उसको क्या करेंगे, संघनन करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। अब द्रव है कोई वस्तु और उसको जो है गैस में बदलना है, ठीक है, तो द्रव को, जैसे पानी है, उसको हम द्रव में बदलना है, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण होगा, यानी कि वो गैस में बदल जाएगा। और कोई वस्तु जो है ठोस में है, जैसे कपूर हो गया, अब इसको गैस में बदलना है, जला दीजिएगा, तो क्या होगा, वो गैस में बदल जाएगा, तो वो कैसे होगा, ऊर्ध्वपातन से हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किसी तत्व का किसी तत्व का किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है क्या है, 17 है, और द्रव्यमान जो 35 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर जो होगा आपको बी होगा। कैसे होगा ये जानते हैं। जैसे कि परमाणु के नाभिक में क्या हो जाता है, पी प्लस एन होता है परमाणु के नाभिक में, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और यहाँ पे दिया है प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो ये निकालना है। तो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 35 है, और परमाणु क्रमांक जो 17 है। तो जो परमाणु क्रमांक जो है, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु में उस वस्तु में जो है किसी परमाणु क्रमांक उस वस्तु में, यानी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि ये जो नाभिक में परमाणु क्रमांक है, वस्तु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को दर्शाता है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो ये क्रमांक हो गया, प्रोटॉनों की संख्या को दर्शा रहा है, यानी पी 17 हो गया, द्रव्यमान संख्या आपको 35 हो गया, न्यूट्रॉन निकालना है, तो आपको क्या है, 35 में से आपको 17 दिया, परमाणु का 17 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 18 हो जाएगा, हटा दिया तो 18 हो जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 होगा, ठीक है। तो अब लोग हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु का रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका जो है आपका आंसर जो होगा, इसका डी होगा, डी होगा, संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो धातु अभिक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं, धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती है, जब भी अभिक्रिया करती है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करती है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है, ठीक है, त्याग करने के बाद त्याग करती है, ग्रहण नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर यह धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। तो ये जो है सही है आपका। धातु प्रायः तनु अम्लों से अभिक्रिया कर उनसे हाइड्रोजन स्थापित करती है, ये भी सही है। धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, भी सही है। यहाँ पर जो पूछा संबंधित नहीं है, यानी रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है, तो ये वाला नहीं है, क्योंकि धातु जो है अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करती है, ठीक है, ग्रहण जो है ना नहीं करती है, ठीक है, ये त्याग करती है, और धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो धनायन कैसे होगा, ऋणायन होगा। जैसे आप किसी से कर्ज लिए तो क्या होगा, आप ऋणायन हो गए, यानी ऋण से हो गए, ऋण ऋण ग्रसित है, आपने किसी का कर्ज लौटा दिया था, ऋण मुक्त हो गए। तो ये जो जब ये धनायन बनाने का ग्रहण करेगी तो धनायन कैसे होगी, ये ऋणायन होगी, इसलिए धनायन बनाने की प्रवृत्ति ये गलत है, ये जो आपका गलत है, ऑप्शन गलत है, तो संबंधित नहीं, तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन और अमोनिया होगा, हाइड्रोजन और अमोनिया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। 23वां, जल के जीवाणु नाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है, तो जल के जीवाणु नाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है ओजोनीकरण विधि द्वारा जो है जल का स्वाद नहीं बदलता है, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें नहीं बदलता है, इसमें जो है पैरा बैगनी अलाव जानते हैं। पैरा बैगनी जो है इसके अंतर्गत मरकरी आर्क लैंप से प्राप्त पैरा बैगनी किरणों को कुछ समय तक जल पर डाला जाता है। इससे क्या होता है, जल के जीवाणु और रोगाणु तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका स्वाद जो है बदल जाता है, ठीक है, इसमें जो है स्वाद बदल जाता है। क्लोरीनीकरण द्वारा भी जल का स्वाद जो है बदल जाता है, इसमें भी जल पर क्लोरीन का इस्तेमाल जब किया जाता है तो जल का जो जीवाणु रोगाणु जो भी नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो जल का स्वाद जो खराब हो जाता है, तो इस स्वाद को ठीक करने के लिए कुछ मात्रा में अमोनिया को मिलाया जाता है, ठीक है, अमोनिया को मिलाया जाता है। इसका स्वाद क्लोरीनीकरण जब करते हैं तो इसका स्वाद, जल का स्वाद खराब हो जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए कुछ मात्रा में अमोनिया को मिलाया जाता है, ठीक है। आप पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में जानते हैं। ये जो है कुओं के जलाशयों आदि के जल को पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण डालकर जीवाणु रहित बनाया जाता है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का जो है ना चूर्ण डाला जाता है और इनको जीवाणु रहित बनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो टोकोफेराल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। यह जो है विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसकी कमी से जो है प्रजनन विफलता होती है, ठीक है, पेशियों में विकार, एनीमिया जैसे
रोग होते हैं। अब चलते हैं विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए का नाम का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन ई का रासायनिक नाम है क्या है? टोकोफेरॉल है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी क्या मतलब नहीं बदलती है? तो इसकी जो है आवृत्ति आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली स्लैब में प्रवेश करती है इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी कि इसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। इसकी जो बदलती है वो बदलती है, ये आवृत्ति विवेक बदलते हैं, ये गलत है। केवल आवृत्ति बदलती है, आवृत्ति तो बदलती नहीं है, इसको फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य बदलते हैं, आवृत्ति नहीं बदलती है लेकिन तरंग बदल जाता है। ये भाई साहब बदल जाते हैं लेकिन ये नहीं बदलती है। इसमें जो है चाल बदलेगा, चाल बदलेगा और तरंग दैर्ध्य बदलेगा, नहीं बदलेगी तो आवृत्ति। तो पूछ रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, बदलती है तो सिर्फ चाल और तरंग दैर्ध्य बदलती है। अगले सवाल पर चलते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान सीधा सा है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड सीधे काटिए, ये मीटर प्रति आवर है, इसको भी सीधे काटिए, होगा ही नहीं। ये दिया है किलोमीटर घंटा में दिया है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 दिया है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अधिक होता है, नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन होगा ही, उपयुक्त में सभी कैसे सही है, ये गलत है। तो इसमें एक ही होगा, ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से ऊपर उठकर हुई छत पर जा लगेगा। हाँ सही है, क्योंकि लिफ्ट का जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जैसे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है अगर उससे अधिक हो जाएगा तो सही बात है कि पिंड जो है, जो भी उसका पिंड होगा उसमें लिफ्ट के अंदर जो भी होगा, जो भी चीज होगा, चाहे आदमी हो चाहे जो भी हो, वो सीधे लिफ्ट के छत से जा लगेगा। ये सही है, एकदम सही है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका ये भी सही है, नहीं होता है। एक समान वेग से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो लिफ्ट के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे रहेगा। तो ये कथन कौन सा सही है? इसमें जो कथन कौन सा सही है? तो दोनों सही है, ए और बी, यानी एक और दो दोनों सही है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है? तो सुने गए स्वर तो क्या कम होगा। जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होती है, कम होती है। जैसे आप रेडियो से सुन रहे हैं, रेडियो आपके कान के पास है, उसकी आवृत्ति, और आप रेडियो से 5 मीटर दूर है, उसकी आवृत्ति कम होती है। और जैसे-जैसे आप रेडियो से दूर होते जाएँगे, एक समय के बाद वो आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक सीमा है। उस सीमा के बाहर आप जाइएगा, सुनाई नहीं देगा। तो इसकी आवृत्ति क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगी। हाँ, वहाँ पर जो इसके पहले जो हम लोग सवाल पढ़े थे, वहाँ पर प्रकाश में पढ़े थे। तो प्रकाश में पूछ रहा था कि क्या नहीं होगा? तो वहाँ पर जो प्रकाश में आवृत्ति नहीं बदल रही थी। बदल रही थी तो चाल और तरंग दैर्ध्य बदल रही थी। वहाँ पर जैसे प्रकाश जो है काँच से स्लैब में काँच जो है हवा से मतलब काँच में जा रहा था, कुछ सवाल ऐसा था। तो वहाँ पर क्या नहीं बदल पूछ रहा था, क्या नहीं बदलती है? तो आवृत्ति वहाँ पर नहीं बदलती थी। वहाँ पर जो बदल रही थी तो चाल बदल रहा था, उसका चाल और तरंग दैर्ध्य बदल रहा था, आवृत्ति नहीं बदल रही थी। यहाँ पर हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, साउंड। वहाँ पर हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लाइट में वहाँ पर आवृत्ति नहीं बदल रही थी, फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर साउंड में क्या है कि फ्रीक्वेंसी बदलेगी। ठीक है, जैसे-जैसे आप रेडियो से के करीब जाइएगा, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे आप ईयरफ़ोन है, ईयरफ़ोन आप निकाल कर रख दीजिए दूर, तो आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे आप कान में जैसे-जैसे लगाइएगा, कान में लगेगा तो आपको एकदम ढिक-चिक, ढिक-चिक सुनाई देगा, एकदम मस्त। तो क्या हुआ उसकी क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। लेकिन वो निकालिएगा तो क्या होगा? दूर होगा आपसे। ठीक है, तो क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहाँ ज़ाहिर-सी बात है, इसका आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर सवाल पर। निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉम्सन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मिट गई है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है? तो ये जो जूल थॉम्सन प्रक्रम है, ये जो आता है वो रुध्र प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल ये है कि पूछ रहा है चेंज द चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। शुगर टेस्ट स्वीट। ठीक है, शुगर टेस्ट स्वीट, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो आखिर हो तो क्यों होगा? इसका आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, इसका आंसर ये होगा। आखिर क्यों होगा? तो इसलिए होगा कि शुगर जो है ये क्वेसी पैसिव वॉइस का है। ये जो है क्वेसी शुगर टेस्ट स्वीट, ये जो है क्वेसी पैसिव वॉइस का है। और इसका अर्थ होता है कि वैसा वाक्य जो स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस में हो।
वैसा वाक्य जो स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस में हो किंतु वास्तव में वो पैसिव वॉइस में हो, ठीक है, किंतु वास्तव में वह पैसिव वॉइस में हो, अथवा वैसा वाक्य जो आधा एक्टिव और आधा पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। तो इसका जो है पैसिव वॉइस होगा शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है, इसका आंसर डी सही होगा। अब अगला सवाल है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, समय समाप्त हो रहा है, तो इसका जो है ऑप्शन होगा आपका सी होगा, ठीक है, सी होगा। टाइम इज रनिंग आउट, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। चेंज इन इट इनटू डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे, ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे, उसने मुझसे कहा क्या तुम आज आ रहे हो, तो इसका आंसर जो होगा ही सेड की जगह तो आस्क मी होगा, आस्क मी हो जाएगा, तो इसमें जो है सब में आस्क मी है, उसके बाद आर की जगह पर वाज होगा, वेयर नहीं होगा, यू वेयर, यू की जगह पर आपका ही नहीं होगा, पहले यू की जगह पे ही, तो ये वाला होगा ही नहीं, ठीक है, यू की जगह यू होगा ही नहीं, तो आपको बचा ये तो होगा ही नहीं, तो यू की जगह आई होगा, यू की जगह पर ही नहीं होगा, आई होगा, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग दैट डे, ठीक है, टुडे तो होगा ही नहीं, कमिंग टुडे, टुडे कमिंग टुडे, ये दैट डे है, इसमें कमिंग दैट डे है, इसमें कमिंग दैट डे है, इसमें कमिंग टुडे, तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें कहीं तो दोनों में है, इसमें जो है ही वाज है, यू की जगह आई होगा, तो ही लिखा है, तो ये होगा ही नहीं, इफ है, ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन होगा, ने जोड़ अन, इसलिए क्योंकि ये जो है अयादी संधि में है, ये जो अयादी संधि में है, ठीक है, और अयादी संधि में ए आए, आपको ए हो गया, आई होगा, उसके बाद से ओ हो गया, ओ हो गया आपको, उसके बाद से अ हो गया के बाद, ठीक है, कोई भी स्वर आए, यानी स्वर, स्वर मतलब क ख ग, चाहे न य जो भी हो स्वर आए, तो क्या हो जाता है उसके स्थान पर ए का स्थान पर अ हो जाता है, ओ के स्थान पर अ हो जाता है, ए के स्थान पर आई हो जाता है, ओ के स्थान पर आ हो जाता है, इसलिए ये पर ए है ना, ए प्लस अन है, तो क्या हो जाएगा इसका नयन हो जाएगा, ठीक है, ये आयादी संधि में है। उसके बाद से अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन कोमल तालव्य ध्वनियां है, मतलब कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये जो है सी होगा कोमल तालव्य ध्वनियां, इसका हो जाएगा ई चू यशा नाम तालु, ठीक है, ई चू यशा नाम चालू, यानी ई च वर्ग जो भी है ये आ जाएगा आपको तालु से होता है, तो ये हो गया आपका सी नंबर। इसका हो जाएगा ये जो ऑप्शन बी के बारे में हम लोग चलते हैं, ऑप्शन बी के बारे में अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये जो व्याकरण पढ़ते हैं आप हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण, उसमें है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ वर्ग और क वर्ग में जो है वो कंठ से उसका उच्चारण होता है, ठीक है, तो ये सब री टू रसायन मूर्धा, री टू रसायन ट वर्ग हो गया, री री टू यानी कि ट वर्ग, रसानाम मूर्धा, तो ये उसका मूर्धा से होता है, तो सबका अलग अलग व्याकरण में दिया गया है। तो हम लोग चलते हैं, इसका ऑप्शन जो है सी होगा, कोमल तालव्य में होगा आपका सी नंबर, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, अर्जुन का पर्यायवाची सीधी सी बात है सूत पुत्र नहीं होगा, क्योंकि सूत्र पुत्र सूत पुत्र बोला जाता, कर्ण को बोला जाता था, वैसे कर्ण को पता नहीं था कि कर्ण भी कौनते है, ठीक है, पांडुपुत्र है, पांडवों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन पता नहीं था, उसके बाद जो जो लोग महाभारत देखे उनको पता होगा, तो इसका अर्जुन का पर्यायवाची जो है आपको ये सूत्रपुत्र नहीं होगा, ठीक है। गुणकेश जो है अर्जुन के लिए है, कौनते भी अर्जुन को बोला जाता था, सव्यसाची भी बोला जाता था, सव्यसाची का मतलब एक होता है आपका जो बाएं हाथ से भी धनुष का संधान करता हो, यानी धनुष को चलाता हो, जैसे बाकी लोग जो थे वो लोग दाएं हाथ से धनुष चलाते थे, ठीक है, जो दाएं से चलाता हो दाएं से, जो बाएं से चलाता हो बाएं से, लेकिन अर्जुन एक ऐसा था जो दाहिने हाथ से भी धनुष चलाता था और बाएं हाथ से भी चलाता था। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ राइट हैंड से ही लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से वो उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ लेफ्ट से ही लिखते हैं, ठीक है, अब बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो राइट हैंड से भी उतना ही अच्छा लिखते हैं या लेफ्ट हैंड से भी उतना ही अच्छा लगता है। और अर्जुन महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो रात में भी धनुष चलाने का प्रैक्टिस किया था, उसके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो दिन में उसको प्रैक्टिस कराए थे, लेकिन अर्जुन ने ये सोचकर किया था कि आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, तो अगर रात में मुझे युद्ध करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, इसलिए रात में भी युद्ध करने का उसने प्रैक्टिस किया था अर्जुन, इसलिए रात में भी युद्ध करने में के कला में माहिर था अर्जुन, और ये दोनों हाथों से बाणों को चलाता था, ठीक है, इसलिए इसको शब्द साची बोला था, जो बाएं हाथ से भी बाणों को संधान करता हो, दाहिने से तो करता है बाएं हाथ से, इसलिए शब्द साची इसको अर्जुन को बोला गया था, कौनते तो था ही, गुणाकेश भी बोला गया। चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये जो है डी नंबर कपूरथला जो है पेट्रोकेमिकल्स के लिए जो है ना, ये नहीं है, ये किसी और चीज़ है, गुरुग्राम है ऑटोमोबाइल के लिए सही है, अलीगढ़ जो पितल के और ताली के लिए सही है, मेरठ जो है खेल के सामान के लिए आपको फेमस है। और अब हम लोग चलते हैं आगे। कपूरथला जो है रेल
डिबिया उदय के लिए है। कपूरथला है रेल डिब्बे, यहाँ पर ठीक से लिखा नहीं पा रहा है, रेल डिब्बे के लिए आप लोग याद रखिए, कपूरथला में रेल डिब्बे के लिए फेमस है। बाकी जो है सही है, और आगे भी बहुत सारे जगह है जिसके बारे में हम बात करते हैं। कानपुर जो है, कानपुर मैंने नहीं दिया है। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग और विस्फोटक के लिए है। जैसे पूछ देगा कानपुर किसके लिए है, चाहे मिलान में आ जाएगा, तो कानपुर जो है चमड़ा उद्योग और विस्फोटक के लिए है। मुरादाबाद है आपको ब्रशवेयर, हैंडीक्राफ्ट और धातु पत्र के लिए है। जालंधर जो है यानी कि मेरठ खेल का सामान के लिए है। नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए फेमस है। नेपानगर किसके लिए, अखबारी कागज के लिए। कोयम्बटूर है जो सूती वस्त्र के लिए है। जामनगर जो है पेट्रोकेमिकल्स के लिए है। भोपाल जो है कीटनाशक उद्योग के लिए है। बरेली जो है बांस उत्पादन और जरी साड़ियाँ जो होती है और बांस उत्पादन बरेली फेमस है। लुधियाना जो है भारी मशीनरी, हौजरी और ऊनी वस्त्र जो भी होते हैं ऊनी वस्त्र उसके लिए लुधियाना फेमस है। भदोही जो है ऊनी कालीन के लिए फेमस है। अगला सवाल है, हम लोग चलते हैं। निम्न से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है, तो इसमें से सभी का है। वाई के अलग समिति का भी है, लकड़वाला समिति का भी है, सुरेश तेंदुलकर समिति का है, इनमें से सभी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। तो चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं वाई के अलग समिति के बारे में सबसे पहले जानते हैं विस्तार से। वाई के अलग समिति जो भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु 1977 में, ठीक है, योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और इन्होंने जो क्या किया गया, 1977 में रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा गठन किया गया इनकी समिति का, ठीक है, वाई के अलग समिति का। और 1900 कितना 79 में यानी 2 साल के बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन जरूरी है, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए, और शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए 2100 कैलोरी जरूरी है। ये किसने बताया था, तो डॉक्टर वाई के अलग समिति के द्वारा बताया गया था। अब चलते हैं लकड़वाला समिति के बारे में जानते हैं। तो ये इस आयोग को भी योजना आयोग के द्वारा मतलब लागू किया गया था, मतलब ये समिति बनाया गया था। ये 1989 में हुआ था, 1989 में, ठीक है। प्रोफेसर डी लकड़वाला के अध्यक्षता में किया गया था। और ये 93 में अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किए गए थे। और इन्होंने जो है ना गरीबी का निर्धारण किए थे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिए थे। श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिए थे, ठीक है। अब चलते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है योजना आयोग ने 2005 में इसकी गठन किए गए थे। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था। 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। और प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपया, इन्होंने सुरेश तेंदुलकर समिति ने ये बताया कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया, शहरी क्षेत्रों में 33 रुपया, ठीक है। इस प्रकार जो है ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया मासिक खर्च होगा प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्र में 1000। और इसके नीचे अगर कोई है 1000 से नीचे अगर शहर में कोई काम करता है तो समझिए कि कमाता है, समझिए कि वो गरीब है। और गाँव में 816 रुपया से अगर कम पर अगर कोई महीने का है तो वो समझिए कि वो क्या है, गरीब है। इसमें जो है एक और है सी रंगराजन समिति, इसके बारे में भी हम जान जाते हैं। सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ था, रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किए थे। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये रखे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के क्या किया, नीचे माना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है, तो 39 का ये होगा। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद यानी कि ये जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर बैंक और करेंसी नोट कागज, नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर की छपाई के प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। कब से, तो 1867-68 से यहाँ पर यह काम होता है, ठीक है। उसके बारे में चलते हैं, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है महाराष्ट्र में के नासिक जिले में है। तो वहां पर भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, पोस्टल ऑर्डर के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि प्रतिभूति पत्रों की छपाई यहाँ महाराष्ट्र में होती है। इसको बोलते हैं इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक यानी महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम लोग जानते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये हैदराबाद में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये जो पेपर मिलता है होशंगाबाद में, ठीक है। और ये जो है आपका हैदराबाद में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तेलंगाना में, ठीक है, ये वाला। करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक महाराष्ट्र में है। करेंसी नोट प्रेस, सिर्फ करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक महाराष्ट्र में है। बैंक नोट प्रेस जो है देवास मध्य प्रदेश में है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस महाराष्ट्र यानी नासिक जिले में भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय है, ठीक है। और सिक्योरिटी पेपर आपको मिल जो है होशंगाबाद में है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रगतिशील कर।
ठीक है। टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को प्रगतिशील कर कहते हैं। प्रगतिशील या प्रगामी कर, ठीक है, क्या है जानते हैं। यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाए तो ऐसी कर प्रणाली को प्रगतिशील प्रगामी कर प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वास्तविक भार जो है धनी व्यक्ति पड़ता है और निर्धन व्यक्तियों पर क्या होता है, कम पड़ता है। यह एक बेहतर कर प्रणाली है। इसमें जो है करों के भुगतान में न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो है 41 नंबर, वो ये है कि 5 रुपये प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत 7 रुपये प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 12 केले रह जाती है। 5 रुपये में पहले 15 केले खरीदता था, अब क्या हुआ, कीमत बढ़ गया तो 7 रुपये में ये 12 ही केले लेता है। तो उसके केलों के लिए मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए मांगी जाने वाली कीमत वाली मात्रा और उसके कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तालिका में दी गई संरचना का उपयोग करते हुए निकालें। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। सी कैसे होगा, तो सी इस तरह से होगा। पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला करते हैं। पहला Q2 माइनस Q1 बाई Q1 गुना 100। तो Q2 कितना है आपको 12 है, Q1 कितना है 15 है, Q1 कितना है फिर नीचे 15, तो गुना आपको 100 हो गया। तो 12 में से 15 जाएगा तो माइनस 3/15 गुना 100, तो 3 बचे 15 माइनस 15 और बाद 20 बचे 100, तो कितना हो गया माइनस आपको 20 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं माइनस 20 हो गया, अब इसको देते हैं P2 माइनस P1 बाई P1 गुना 100। तो P2 कितना है 7 माइनस 5/5 गुना 100, तो 7 में से 5 गया 2/5, 2/5 गुना 100, तो कितना होगा 20 बचे 100, तो यानी कि 20 गुना 40 हो गया, आपका 40 हो गया। वो आया था कितना आपको माइनस 20 आया था, इसका आया था माइनस आपका माइनस 20 हो गया, इसका आया था 40। मांग लोच पूछ रहा है, मांग लोच का पूछ रहा है, तो हो गया मांग लोच जो होगा, मांग लोच बराबर होगा आपको माइनस 20/40 बराबर आपको 0.5 आएगा। इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, इसका स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1989 में की गई थी। जो ये एक अंतर सरकारी निकाय है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है एक अंतर सरकारी निकाय है जिसने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया था। G7 शिखर सम्मेलन जो होता है ना, उसी के दौरान इसका स्थापना किया गया था। ये जो वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग उसको और आतंकी वित्त पोषण यानी आतंकवादियों को जो वित्त पोषण किया जाता है उस पर नजर रखने वाली एक संस्था है, जिसमें पाकिस्तान कई बार FATF के ग्रे लिस्ट में, मतलब लिस्ट में शामिल हो चुका है। ठीक है, कि पाकिस्तान ये आतंकियों को वित्त पोषण करता है। तो ये उसी पर एक नज़र रखने वाली संस्था है। और वर्तमान में FATF के 40 सदस्य, वर्तमान में इसके कितना 40 है, 40 है। ठीक है, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन जिसमें यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद है। इन सदस्यों में 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया, यानी 2023 में रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है कि रूस को हटा दिए। क्यों, क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, इसके कारण ये लोग क्या किए, इसको FATF से रूस को हटा दिए। और भारत जो इसमें जो है शामिल हुआ पर्यवेक्षक के देश के रूप में शामिल हुआ था 2006 में। 2010 में इसको भारत को 34वें देश के रूप में शामिल किया गया। भारत को 2010 में क्या किया गया, 34वें देश के रूप में शामिल किया गया। और भारत 2006 में जुड़ा था, ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में, और जाकर आगे चलकर 2010 में भारत को 34वें देश के रूप में शामिल कर लिया गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा ए होगा 1958 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उद्यम तथा भूमि जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्ति द्वारा किया था वो सरकारी नियंत्रण में लाया गया। ये चीन में शुरू किया गया था। चीन में इसलिए लिया गया था, वहाँ पर उद्देश्य था कि हर जो घर है, हर घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तभी चीन आज समझिए कि पूरी दुनिया का औद्योगिक फैक्ट्री कहा जाता है, पूरी दुनिया का। वो कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी, किसी चीज का डुप्लीकेट बनाने में आ गया माहिर है बहुत। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। ये चीन में शुरू हुआ था ग्रेट लीप फॉरवर्ड।
जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया था सी, 45 का सी, फ्रैंक व्हिटले ने किया था जेट इंजन का आविष्कार। अब और हम लोग आगे चलते हैं। रुडोल्फ ने जो किया था वो डीजल इंजन का किया था। डैमलर ने किया था गैस इंजन का किया था डैमलर ने। उसके बाद निक होलोनैक ने किया है एलईडी, एल ई डी, एलईडी जो बल्ब आजकल आ रहा है, निक होलोनैक ने किया था। डैमलर ने किया था गैस इंजन का किया था। रुडोल्फ ने किया था डीजल इंजन के लिए किया था। डीजल इंजन का किया था रुडोल्फ ने। फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक व्हिटले ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? निम्नलिखित में कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, बुर्किना फासो का पुराना नाम अपर वोल्टा था। जैसे दुर्गा में जो है, दुर्गा के एग्जाम में देश और उसकी राजधानी और मुद्रा से एक सवाल रहता है, तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। और भी बहुत सारे देश हैं जिनका पुराना नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का पुराना नाम था, तुर्कमेनिस्तान का नाम था तुर्कमेन। ठीक है, तंजानिया का नाम था पुराना नाम टंगानिका एंड जंजीबार, टंगानिका एंड जंजीबार तंजानिया का नाम था। तुर्कमेनिस्तान का नाम था तुर्कमेन था। नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। ठीक है, ताइवान का नाम पुराना नाम फॉर्मोसा था। बकनालैंड, बोत्सवाना का पुराना नाम बकनालैंड था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। बेनिन का पुराना नाम दाहोमी था। जापान का पुराना नाम निपोन, जापान को पुराना नाम निपोन से बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। मेडागास्कर का पुराना नाम मालागासी था। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम जो है ये है, ऑप्शन बी है, ओरिक्टोलैगस यूनिकुलस। ठीक है, खरगोश का वैज्ञानिक नाम है। राना टिग्रिस टिग्रिना जो है ये मेढक बोला जाता है। राना टिग्रिस टिग्रिना ये पूरा ये मेढक बोला जाता है। बॉस इंडिकस गाय को बोला जाता है, गाय को जो है बॉस इंडिकस बोला जाता है। ठीक है, कैप्टा कैप्टा हिटमस जो बोला जाता है बकरी को, बकरी, ठीक से नहीं लिखा पाया है, बकरी को बोला जाता है। ठीक है, चूहा को राइटस बोला जाता है। भेड़ को ओटिस अराइज बोला जाता है। कुत्ता को कैनिस फेमिलियर्स बोला जाता है। ठीक है, मनुष्य को होमोसेपियंस बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था? तो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आने वाला जो है मुंगेर नहीं आता था। वज्जी मतलब वैशाली बोला जाता है। तो वैशाली है ही, दरभंगा था, मुजफ्फरपुर था, ये सब वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। नहीं आता था तो सिर्फ मुंगेर, क्योंकि यहाँ पर नहीं आता पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। निम्नलिखित में कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो इसका जो है सी होगा। खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बाकी ये शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, शेखपुरा तो है। ठीक है, औरंगाबाद लखीसराय नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। उसके बाद से मुंगेर तो है, ठीक है, मुंगेर पूछ रहा है तो मुंगेर तो इसमें है ये, लेकिन औरंगाबाद, बेगूसराय ये नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें मुंगेर भी है, मुंगेर है, शेखपुरा भी है, लेकिन बांका जो है इसमें बीच में आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही होगा। खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? राज्यसभा के बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 50 का आपका बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा 50 का। तो ठीक है, राज्यसभा जो है कभी क्या होता है, इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या। राज्यसभा की संरचना जो है ना, स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल आपको 80 में, आर्टिकल 80 में आपको क्या दिया गया है? राज्यसभा के स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना के बारे में दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 200 कितनी है, कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको है 200 200 245 है वर्तमान में, जिसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। ठीक है, और 233 जो सदस्य है संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका कार्यकाल कितने होता है राज्यसभा का? 6 साल का होता है, जिसमें से क्या होता है कि प्रत्येक साल 1/3, मतलब प्रत्येक साल जो है क्या होता है 1/3 जो सदस्य होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इनको उनका हटा दिया जाता है, फिर दूसरे उतने ही सदस्य फिर से निर्वाचन होता है। इसका किसमें दिया है निर्वाचन का? इसमें ये तो आर्टिकल 83 में दिया है। ठीक है,
भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये किस में दिया गया है? तो आर्टिकल आपको 89 में दिया है। आर्टिकल 89 में क्या दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल 89 में दिया गया है। सदस्यों का निर्वाचन यानी 1/3 सदस्यों का हर साल जो है सेवानिवृत्त होंगे और उतने ही सदस्य फिर से जुड़ेंगे। ये दिया गया है आर्टिकल 83 में। ये वाला आर्टिकल 83 में दिया गया। और राज्यसभा का स्ट्रक्चर जो है आर्टिकल कितने में है? कितने में है? तो 80 में, आर्टिकल 80 में है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलते हैं, सवाल है अगला। इसका मिलान गलत है। इसका मिलान जो है गलत है। तो इसमें जो है, इसमें उत्तर प्रदेश में आपको 31 राज्यसभा सीट है तो सही है। महाराष्ट्र में 16 राज्यसभा सीट है तो ये आपका गलत है। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीट है, सही है। बिहार में 16 राज्यसभा, सही है। ठीक है, चलते हैं। महाराष्ट्र में जो है 16 नहीं 19 राज्यसभा सीट है और 48 लोकसभा सीट है। 19 राज्यसभा सीट है और 48 लोकसभा सीट है। ठीक है, कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो इसका आंसर होगा बी, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, ये जो है संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर आपका 239 क 239 क में जो है तथा 239 ख में शामिल है। ठीक है, अब 61वां जो इसके बारे में जानते हैं, 61वां संविधान संशोधन 89 के बारे में। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हुआ कि मतदान की जो आयु सीमा जो है पहले 21 साल थी पहले। ठीक है, तो इसको घटाकर इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 21 साल की जो मतदान करने की जो आयु थी उसको घटाकर क्या किया गया? आपको घटाकर 18 साल कर दिया गया। पूछेगा सवाल कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 साल उम्र से घटाकर 18 साल कर दिया गया? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो वो होगा ये 61वां संविधान संशोधन 89। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो ये जो है आपका बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए हम लोग चलते हैं। दो हजार अब जो है शास्त्रीय भाषा कितनी हो गई है? 11 हो गई है, जिसमें से मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को 2024 में क्या किया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहले जो शास्त्रीय भाषा थी, तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा जो उड़िया भाषा है उसको 2024 में 2014 में दिया गया। और 2024 में 5 और भी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें से मराठी हो जाएगा, पाली हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा, असमिया और बंगाली। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? तो 11 हो गई। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पर, याद रखिएगा। तिहत्तरवां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें जो राष्ट्रीय पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 जो अधिनियम बना और 24 अप्रैल 2093 को पूरे देश में लागू हुआ। ये ठीक है, पूरे देश में लागू हुआ और इस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत यानी ठीक है राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी में जो क्या संविधान के भाग 9 यानी पार्ट 9 यानी भाग 9 में भाग 9 को जोड़ा गया, पुनः जोड़ा गया, जिसमें संविधान का एकमात्र अनुच्छेद 243 था तथा भाग 9 का शीर्षक है पंचायत। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक है। ठीक है, संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची दी गई है। पंचायतों के लिए 29 सूचियों की विषय दी गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? तो 55 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 55 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है। ठीक है, और सवाल है कि भारत में कितने राज्य हैं जिन राज्यों में विधान परिषद है? ठीक है, तो राज्य है बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है।
यानी कि 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। पहला बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा उत्तर प्रदेश, पाँचवां आंध्र प्रदेश, छठा तेलंगाना, जहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। और राज्य विधान परिषदों को क्या किया जाता है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यसभा है वैसे ही विधान परिषद होता है, इनको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये जो है, इनको अनुच्छेद 169 के तहत क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं, देखते हैं। संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? तो इसका ऑप्शन आपका होगा बी होगा, 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला था। पहला जो वाचन हुआ था 4 से 9 नवंबर तक पहला हुआ था। यहाँ पर पूछ रहा है सेकंड, तो पहला 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला था पहला। सेकंड जो चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, तृतीय वाचन जो हुआ था आपको ये हुआ था, सेकंड थर्ड जो हुआ था, थर्ड वाचन वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ठीक है, और अगला एक सवाल और इसमें हम जोड़ रहे हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी आपको 9 दिसंबर 1900, ठीक है, 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, और अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक आपको हुई थी 24 जनवरी जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो पहला जो सवाल हमने किया था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950 को, ये याद रखिएगा। ठीक है, और संविधान सभा का मुहर क्या था, प्रतीक जिसे मुहर बोला था, तो हाथी था। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था? एस एन मुखर्जी को नियुक्त किया गया था संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे बीएन राव थे, बीएन राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो चलते हैं, इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है सी है, ये आपका सी है। इसलिए पहला तो आपको 14 से 18 है, समानता वाला हो गया आपका 14 से 18। दूसरा हो गया आपका स्वतंत्रता वाला। ठीक है, उसके बाद से शोषण वाला हो गया, ये शोषण वाला आपका हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और चौथा आपका होगा, चौथा ये जो है धर्म की स्वतंत्रता है। इसमें जो आप अपने धर्म के बारे में मना सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, धर्म के बारे में दिया गया है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है? तो ये है आपका बी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है ये कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद ये भी है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें 3 बातें कही गई अनुच्छेद 20 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि कोई भी दोषी व्यक्ति को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। और अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 हो गया, इसमें 3 सब क्लॉज हैं। ठीक है, पहला क्या है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपराध करने का समय जो कानून है उसी के अनुसार से उसको सजा मिलेगी, उसके बाद या उसके पहले वाले कानून के अनुसार उसको नहीं मिलेगी। दूसरा यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। ठीक है, और तीसरा यह है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, न्यायालय के सामने खुद की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि हाँ मैंने जुर्म किया है, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, हाँ स्वीकार करो कि तुमने किया है, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका 3 सब क्लॉज थे अनुच्छेद 20 का, तो उसमें तीनों बातें दी गई थी। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सी, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1962 में 14वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी के अनुसार से ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चलते हैं अगले सवाल में। 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई है? 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। ठीक है, फॉरेस्ट एंड फूड। ठीक है, चलते हैं 2000 आपको 24 या 2025 का आपका थीम है, 2024 का ये थीम है।
2024 वाला थीम अगर पूछेगा तो वो बोलिएगा फॉरेस्ट एंड इनोवेशन 2024 का थीम है। 2025 का थीम पूछ रहा है तो ये है, आपका आंसर ये है। 2024 का अगर एग्जाम पूछ दिया पीछे पीछे का करंट अफेयर्स का, तो उसको बोलिएगा फॉरेस्ट एंड इनोवेशन है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न में किनके द्वारा लिखी गई है? ये जो है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा भी गया है। 2014 में इनको किया गया था। और एक और थी इनके साथ, मतलब पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, उनको भी ये विश्व नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मलाला यूसुफजई को भी किया गया था। अब चलते हैं, इसमें जो है बाकी लोग हैं। दलाई लामा, दलाई लामा के बारे में जानते हैं। दलाई लामा की जो पुस्तक है वॉइस फॉर द वाइलेस, इसकी पुस्तक है वॉइस फॉर द वाइलेस। उसके बाद से ऋत्विक सिंह जो है किताब लिखे हैं थैंक यू फॉर लिविंग। थैंक यू फॉर लिविंग जो पुस्तक है ऋत्विक सिंह लिखे हैं। जनरल मनोज नरवणे के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो गई है द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर। ठीक है, द कॉन्टोनमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर, जनरल मनोज नरवणे द्वारा लिखी गई है। इसमें और देख लेते हैं। रामचंद्र गुहा जो फेमस राइटर है, इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म लिखा गया है। और अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है वाइल्ड फिक्शन, अमिताभ घोष के द्वारा। ठीक है, ये लोग फेमस राइटर है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 में 24 से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार मतलब किसको पुरस्कृत किया गया है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 में, 2024 में आपको किया गया है। आपको इनमें से सभी को किया गया है इससे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न से कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो आपको बन गया है ये, एक मिनट, आपको बन गया है जर्मनी बन गया है, जापान को पीछे छोड़कर। ठीक है, एक है, एक ये जो छूट गया था, सॉरी ये छूट गया था, तो इसको हम देखते हैं। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जो है जीती है ओपल सुचाता चुआंगश्री। ओपल सुचाता चुआंगश्री जो है जीती है। ठीक है, और ये जो है थाईलैंड के रहने वाली है। ये जो ओपल सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड के रहने वाली है। और ये जो 72वीं मिस वर्ल्ड जो है हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, 2025 वाला हैदराबाद में आयोजित किया गया था। और इसका जो है प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व जो है कोटा राजस्थान के नंदिनी गुप्ता की थी। ये राजस्थान के रहने वाली है, नंदिनी गुप्ता, ये राजस्थान के रहने वाली है और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व की थी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। ये हो गया है, जर्मनी किया था। ठीक है, जर्मनी ने किया था। अगला सवाल ये है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका 65 का बी हो जाएगा, स्टॉकहोम में किया गया है। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया है। भारत के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे संबोधित किया है। अगले सवाल हम लोग देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? 66 का आपका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में की है। प्रधानमंत्री अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में बदावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वन नेशन वन पोर्ट ONOP की शुरुआत की है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो आपका सी होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यूनेस्को ने इसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान गुजरात का है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान लंदन का है। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में तीसरा स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी? तो 68 का आपका हो जाएगा छोंजिन
एगामे, चौंजी एगामे जो है ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टि बाधित महिला बनी है। गीता समोता के बारे में जानते हैं। सीआईएसएफ की गीता समोता जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी है, ठीक है। और काम्या कार्तिकेयन के बारे में हम लोग जानते हैं। काम्या कार्तिकेयन जो 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। अब मंगल देई थापा के बारे में जानते हैं। मंगल देई थापा असम में पूर्वोत्तर भारत का पहला जो है कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये मंगल देई थापा इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की गई है? तो शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत जो है आपको उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान है। सीबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान है ऑपरेशन चक्र 5, ये चलाया गया है, ठीक है। चलते हैं हम ऑपरेशन किलर के बारे में। आपका ऑप्शन जो है सी होगा, ऑपरेशन चक्र सीबीआई के द्वारा। लेकिन हम चलते हैं ऑपरेशन किलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या है। ऑपरेशन किलर जो है लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करने के उद्देश्य से भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया अभियान है। कौन सा? ऑपरेशन किलर, भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया चक्र अभियान है, और वो भी किसमें? आतंकवादियों के विरुद्ध। ऑपरेशन स्पाइडर वेव के बारे में जानते हैं, ये क्या है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो है यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, यानी कि सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, वही इसको ऑपरेशन स्पाइडर वेव बोला जाता है, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड के बारे में जानते हैं। ऑपरेशन शील्ड क्या है? ऑपरेशन शील्ड जो है भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो ये ऑपरेशन शील्ड है भारत और पाकिस्तान के सीमा, ठीक है, के पास सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का किया गया अभियान जो है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है इसका ऑप्शन होगा आपका ए। इसका लॉन्चिंग 28 जनवरी 2025 को हुआ, तो ये गलत पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये गलत है, ठीक है। ये 28 जनवरी को नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 100वां प्रक्षेपण 29 को हुआ था, 28 ना के 29 को हुआ था, ठीक है। और ये जो हुआ था आपका GSLV F-15 रॉकेट से NBS-0 था, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। हम चलते हैं अगले सवाल। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा SPRX टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है? तो 72 का आपका बी होगा, नासा के द्वारा, ठीक है। ये जो है नासा ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर अपने नए अंतरिक्ष टेलीस्कोप SPRX को लॉन्च किया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। हेल्ड पहल का उद्देश्य क्या है? हेल्ड पहल का उद्देश्य जो है आपको है ए, इसका ऑप्शन ए होगा, लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना हेल्ड पहल का उद्देश्य है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल कब हुआ था? 2025 को ये कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पर। विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, विश्व पवन दिवस मनाया जाता है आपको ए 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता जो है के मामले में दुनिया में चौथे एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यानी पवन ऊर्जा क्षमता, यानी पवन से जो ऊर्जा निर्माण किया जाता है उसके मामले में भारत चौथे स्थान पर है, यानी कि चौथे रैंक पर है, और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसमें जो है कुछ चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस, ठीक है। 25 जून को क्या मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, 25 जून को आपको संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 15 जून को आपको मनाया जाता है विश्व पवन दिवस, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ये सब याद रखने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। एग्जाम में कोई गारंटी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2031 में ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किन दो देशों में वर्ष 2031 में ICC पुरस्कार एक दिवसीय वाला, ठीक है, कब किया जाएगा? किन देशों में किया जाएगा? तो ये जो है देश है आपके भारत और बांग्लादेश है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश में किया जाएगा। 2027 का ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप जो है दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे तथा नामीबिया में किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है?
तो आपको सलीमा टेटो को नहीं दिया गया, बाकी दिया गया। प्रवीण कुमार को दिया गया है, उसके बाद हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, डी गुकेश को दिया गया। तो ये आपका आपका नहीं दिया गया है, तो इसमें जो है सलीमा टेटो हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिन जिनको दिया गया है, मैं उनको नाम एक बार बता देता हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से। डी गुकेश जो है शतरंज के खिलाड़ी है, इनको दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के खिलाड़ी है, इनको दिया गया है। प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी, इनको दिया गया है। और मनु भाकर को दिया गया है जो निशानेबाजी करती है, तो इनको दिया गया है। इन चार लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये सलीमा टेटो जो इनको नहीं दिया गया, यहाँ पर देखिएगा मनु भाकर, भाकर यानी कि प्रवीण कुमार, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। सलीमा टेटो को नहीं दिया गया, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो नहीं दिया गया, तो सलीमा टेटो को। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल में। हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो रखा गया है संसद सदन, संविधान सदन रखा गया। ठीक है, तो आ सी, आपको इसका आंसर सी हो गया, संविधान सदन रखा गया है। ठीक है, और इसका नामकरण जो है 19 सितंबर कब रखा गया? 2023, ये 2023 का है, और ये अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, ये सवाल है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल में, 78। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्न में से किस देश द्वारा किया गया? तो आपका इसका आंसर होगा डी, श्रीलंका के द्वारा किया गया है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। मुख्यमंत्री खेल ज्ञान उत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया है। यह प्रतियोगिता 18 जून 2025 को पटना के गर्दनी बाग खेल में परिसर में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जो 2 समूह में शामिल हुए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ये वाला सही है, और आपका सही जो है ये सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आपका क्या है? सही है, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल में। हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ये पुस्तक जो है विमोचन की है मोहम्मद आरिफ खान, जो मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं हम अब लोग अगले सवाल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर नरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। चलिए, ये है कांग्रेस। दूसरा, कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी और राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, तो ये गलत है। आपको ये भी गलत है, गर्मपंथी नेताओं का कांग्रेस का संगठन नहीं हुआ, क्योंकि सूरत विभाजन हुआ था तो नरमपंथी अलग हो गए, और उस पर जो है नरमपंथियों का कब्जा हो गया, हो गया, कांग्रेस संगठन हो गया, गर्मपंथी अलग हो गए, तो ये गलत है। और दूसरा भी गलत है, तो इसका डी होगा। सत्य नहीं है तो सत्य है, तो ये न तो 1 सही है, ना ही ये है, और 81 का आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कामागाटू मारू घटना से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, बाबा गुरु दत्त सिंह जो थे वो थे कामा घाटू घाटा मारू सिंह। ये जो है कामा घाटा मारू जो है 1914 की घटना है। ठीक है, जिसमें बाबा गुरु दत्त सिंह जो है जापानी जलपुत कामा घाटा मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा ले जाने का प्रयत्न किए थे, लेकिन वहां पर कनाडा सरकार ने यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन यह जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता बंदरगाह पर लौटा, जहां पर अंग्रेजों और जो भारतीय यात्रियों के बीच में। चलते हैं अगले सवाल पर। चटगांव शस्त्र शस्त्र छापामारी को किसने बनाई थी? सूर्य सेन ने बनाई थी। 83 का ये होगा। ठीक है, ये जो 1930 में हुआ था, ये चटगांव शस्त्रागार। ये सूर्य सेन जो थे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना बंगाल में किए थे। सूर्य सेन, इनको मास्टर दाव के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस की अध्यक्षता जो किए थे वो 84 का ई हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया किए थे, 84 का ए। ठीक है, उसके बाद 1950 में जो है नासिक में हुआ था, उसका किए थे ये पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे, स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर।
85 नंबर पर। 85 नंबर में आप चलिए मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कूट का सही प्रयोग करते हुए। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है, तो इसका ये होगा। चरक जो है चिकित्सक थे, चरक, ठीक है। और आपका ए का 2 हो गया, ए का 2, बी का 1, बी का 1 कहाँ है? बी का 1 आपको देना है। ए का आपका 2 हो गया, बी का, सी का 1 हो गया, ए का 2, सी का 1, और उसके बाद बी का आपका 3 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा। तो आपको होगा 85 का ऑप्शन ए, ठीक है। चरक संहिता जो है लिखे थे, जो चिकित्सा संबंध ब्रह्मपुत्र गणित से थे, वरामिल खगोल विज्ञान के जानकार माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं अगले सवाल पर हम लोग। गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, सही है। तुगलक का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका इस अनुसार से ये सही होगा, ए और 2 दोनों सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। बंगाल में द्वैत शासन की नींव शासन की अवधि थी, बंगाल में द्वैत शासन की अवधि थी 1765 से 1773 में। 1765 इस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। और ये 1773 74 में उसके बाद से जब लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आया, उसने ये जो द्वैत शासन को क्या किया? हटा दिया, द्वैत शासन की नीति को हटा दिया। तो 1765 से 73 की ये अवधि थी। सुगौली की संधि, सुगौली के अगले साल है, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि जो हुई थी आपको मार्च 1816 में हुई थी। ये किसके किसके बीच हुई थी? तो ये अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी, ठीक है। ये 1814 में ये क्या हुआ? ये युद्ध शुरू हुआ अंग्रेजों के बीच में और नेपाल के बीच में। और क्या हुआ कि नेपाल, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ, और उसमें नेपाल पराजित हुआ, और उसके बाद के 1816 में क्या हुआ? संधि हुआ, ठीक है। आंग नेपाल युद्ध से संबंधित है सुगौली की संधि। 1889 को देखते हैं। मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में रावणपुर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ? तो गांधी जी का सहयोग से हुआ था, ऑप्शन बी, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ये जो समझौता हुआ था, ये जो मंदिर में प्रवेश को लेकर था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में, ये जो वहाँ पर एक सत्याग्रह हुआ था, जिसको हम लोग वाईकुंठ सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल जो है, एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये जो किया गया था मद्रास, अडयार मद्रास में किया था, ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि तिलक का जो कार्य क्षेत्र था उसको छोड़कर शेष भारत में एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था, ठीक है। तो ये अडयार मद्रास होगा। और ये जो है एनी बेसेंट, जो है एनी बेसेंट, इनकी दैनिक पत्रिका थी, वो क्या थी? न्यू इंडिया करके इनका एक पत्र थी, दैनिक पत्र, और एक पत्र था और कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक पत्रिका था, और इसके माध्यम से ये स्वशासन की मांग की थी। अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं हम लोग। 91 नंबर। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? हिटलर ने जो आत्महत्या की थी 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को किया था। तो ये मार्च नहीं होगा, मई नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, अप्रैल है। तो 30 अप्रैल 1945 को किया था। हिटलर की आत्मकथा थी जो उसने लिखा था, वो मीन कैप करके किताब था, उससे लिखा था। मीन कैप करके आत्महत्या किताब था, उससे उसकी एक किताब थी मीन कैप। नाजी दल का उत्थान भी हिटलर ने किया था, और ये इसका जन्म 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में ब्रोना नामक शहर में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। 92 में गैस्टिन की संधि कब हुई थी? तो गैस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में हुई थी। तो 62 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 1865, डी, ऑप्शन डी। ये संधि किसके किसके बीच हुई थी? ये संधि हुई थी 1864 ईस्वी में सेल्जविक तथा होलस्टीन के प्रश्न पर, यानी दो स्थान था, सेल्जविक और होलस्टीन। इसके प्रश्न पर क्या हुआ? जर्मनी और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ, जिसमें डेनमार्क पराजित हुआ, और पराजित होने के बाद गैस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे जो है आपका मैथ है, तो मैथ बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्थान नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन है मैंने इसी में ऐड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू देखने के लिए, और जय हिंद जय भारत। इसी तरह से कोशिश करते रहिए, और जहाँ भी मुझसे गलती हुई उसको अपना समझकर माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, जिनको भी ABCD करके पढ़ना है, विचार से नहीं पढ़ना है, जैसे फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, ऐसे करके पढ़ना है, तो वो मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और जिनको विस्तार से देखना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और इसे भी 2x पर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।